नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि एक वाष्प चालित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी तथा साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुसमानुपाती होता है। समानुपाती। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। 4 डिब्बा के साथ गति 20 किलोमीटर हो जाती है। डिब्बा की अधिकतम संख्या कितना है जिससे इंजन खींच सकती है? निकालिए क्या? रेल के डिब्बों की बैगर 24 किलोमीटर, तो गति में जो कमी होगा ना, गति में कमी, लिख चुका है कि गति में जो कमी है, तो गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। वर्गमूल के समानुपाती है, अर्थात इसका जो गति कमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिब्बा की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो कांस्टेंट शामिल होता है के गुना रूट डब्ल्यू। कांस्टेंट को हम शामिल कर दिए। किसका शामिल कर दिए? कांस्टेंट को। पहले जो चाल था वो कितना था? 24। पहले वाला चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब जो 4 गो डिब्बा अब जोड़ा है, 4 डिब्बा, तो 4 गो डिब्बा जोड़ने से, 4 गो डिब्बा जोड़ने से इसका चाल हो गया कितना? कहिएगा कि इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पहले इसका चाल था 24 का और अब चाल हो गया 20 का। कितना चाल में कमी हो गया? पहले 24 से चल रहा था, 4 डिब्बा लगने से चला 20 से। 24 से 20 हो गया, कितना की कमी हुआ? 4 का। 4 चाल की कमी हो गया जिसमें डिब्बा लगाया गया 4, तो यहां से कांस्टेंट टर्म का मान आ जाएगा। डिब्बा की संख्या भी 4 है, तब ये हो गया 4 बराबर के गुना 2। तो के का जब हम मान निकालेंगे तो 2 होगा। के बराबर 2 आ गया। के बराबर 2। चलिए अभी भी इसी पर हमें मान बैठा के आंसर करना है। भी डेल या भी जो गति में जो कमी है वेलोसिटी में, वो के गुना रूट डब्ल्यू होगा और के का मान हमें 2 निकल चुका है। हम चाल को कर दिए 0। हम चाल को क्या कर देंगे? 0। चाल को 0 कर दिए। हम इतना डिब्बा लगाएं, इतना डिब्बा लगाएं कि चले ही नहीं, रुक जाए। इतना डिब्बा जोड़ दिए इंजन में, इतना डिब्बा जोड़ दिए, इतना डिब्बा में इंजन जोड़ दिए कि इंजन चले ही नहीं, इंजन रुक जाए। इंजन चले ही नहीं, इंजन क्या हो जाए? रुक जाए। और इंजन जब रुक जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? 0। चाल 0, 24 से 0 करने जा रहे हैं। चाल पहले 24 था, अब 0 करने जा रहे हैं, तो कितना कम करेंगे? कहिएगा कि 24 की कमी है। 24 की कमी, 24 चाल की कमी कर दिए और के का मान 2 है। तो ए बैगेज हमें डब्ल्यू की मान चाहिए डिब्बा की संख्या का, तो हम कहेंगे कि 2 से कट गया 24, 24 कट गया 2 से 12 बार में, तब 12 बराबर रूट डब्ल्यू हो गया। 12 बराबर रूट डब्ल्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसा ही हम स्क्वायर कर दिए तो 144 हो गया। 144 बराबर डब्ल्यू। डिब्बा की संख्या 144। जब 144 डिब्बा हम जोड़ देंगे तो चाल 0 हो जाएगा। तो चाल 0 होने तक 144 डिब्बा हमें जोड़ना पड़ा। 144 आंसर नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग 144 करके मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं। 144 डिब्बा जिस समय लगा देंगे इंजन रुक जाएगी। इंजन की ताकत नहीं है कि 144 डिब्बा खींच सकती है, तो इंजन हो जाएगा 0। जब रुक गया, इंजन चल रहा है लेकिन चलेगा नहीं। इंजन को चालू करेंगे बस एकदम रुका रहेगा, नहीं चलेगा, ना हिलेगा ना डोलेगा। तो ये कह रहा है कि इंजन को कम से कम खींच सके, और इंजन को खींचने के लिए 144 डिब्बा पर रुक जा रही है इंजन ना, तो एक डिब्बा को हटा दीजिए। एक डिब्बा हटा देंगे तब मैक्सिमम 143 डिब्बा, मैक्स 143, तब मैक्सिमम 143 डिब्बा खींच सकती है इंजन। 143 से ज्यादा नहीं खींच सकती। मैक्सिमम 143, 143 पढ़ करके बनाने का प्रयास करिए। सवाल को बढ़िया से पढ़ना है और पढ़ करके बढ़िया से बनाने का क्या करना है? प्रयास करना है। बढ़िया से पढ़िए और प्रयास करिए बनाने का। चलिए इसको हम पहले एक सवाल पहले बना देते हैं, दूसरा सवाल आपको खुद बनाना ना। एक सवाल हम पहले बनाते हैं। ये पृथ्वी है जी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जैसा लगेगा तो भी, और पृथ्वी जैसा नहीं लगेगा तो भी समझना है कि पृथ्वी है। पृथ्वी है तब है। विषुवत रेखा के द्वारा पूरे संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ये जो भूगोल है, संपूर्ण जो ये है, तब ये विषुवत रेखा के द्वारा 2 बराबर भाग में बटेगा। संपूर्ण पृथ्वी विषुवत रेखा के द्वारा 2 बराबर भाग में बटेगा, जिसमें ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया।
तो ऊपर वाला हो गया ऊपरी गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के द्वारा दो बराबर भाग में बांटेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा तो आधा आधा में बांटेगा। आधा आधा का मतलब अनुपात 1 और 1 में, आधा आधा का मतलब अनुपात 1 1 में होगा। तो संपूर्ण पृथ्वी अनुपात 2 में हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी 2 में, तो आधा उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी गोलार्ध। ये सब आप लोग को पहले से भी पता होगा, मैप वगैरह पढ़े होंगे तो ये सब पता होगा कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इक्वेटर के द्वारा, और इक्वेटर के द्वारा जो सब विषुवत रेखा के द्वारा दो पार्ट में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आधा आधा बटेगा। आधा आधा का मतलब कि रेशियो 1 और 1, उत्तरी गोलार्ध को 1 रेशियो, दक्षिणी गोलार्ध के 1 रेशियो। संपूर्ण पृथ्वी का कितना रेशियो कहेगा? संपूर्ण पृथ्वी पर 2 रेशियो हो गया, संपूर्ण पृथ्वी पर 2 रेशियो हो गया। अब हम लिखने जा रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध। संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, तो संपूर्ण पृथ्वी में लैंड और वाटर का रेशियो, संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो, तो संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड कितना है? अनुपात में 1, और वाटर कितना है? अनुपात में 2। अब उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3, उत्तरी गोलार्ध में 2:3, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया 2:3। चलिए संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए दक्षिणी गोलार्ध का मान। अब हमें चाहिए उत्तरी गोलार्ध अनुपात में 1, संपूर्ण पृथ्वी 2। तब संपूर्ण पृथ्वी अनुपात में हमें संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो हमें चाहिए 2, और उत्तरी गोलार्ध में हमें 1 चाहिए। कोई भी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में यदि बदलना चाहते हैं, कोई भी रेशियो को किसी दूसरे अनुपात में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका योग को बराबर करिए। योग को बराबर करेंगे, और योग को बराबर करने के लिए नीचे के योग से हम गुना कर देंगे ऊपर में, और ऊपर के योग से हम गुना कर देंगे नीचे में। तो सबसे पहले योग बराबर हुआ। संपूर्ण पृथ्वी को अनुपात में 2 रखना है, और उत्तरी गोलार्ध को 1 रखना है। संपूर्ण पृथ्वी को 2 रखना है, उत्तरी गोलार्ध को 1 रखना है। फिर से बात को समझिए, कोई भी रेशियो को किसी दूसरे रेशियो में यदि आप बदलना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि पूरा रेशियो को पहले योग बराबर करिए। पूरा रेशियो को पहले योग को बराबर करना है, और योग को बराबर करने के लिए नीचे के योग उसे ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में। अब हम इसको पूरे रेशियो को बदलने जा रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी 2 में रखना है, तो संपूर्ण पृथ्वी 2, 1 और 1 2। उत्तरी गोलार्ध 1 में रखना है 1, कटने वाला है नहीं। अब गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 से हम गुना कर दिए, तब ये हो गया 10, और ये हो गया अनुपात में 20। और 3 से हम गुना कर दिए, तब ये हो गया 3 दूना का 6, और 3 तिया का 9। अब घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का माना जाएगा। हम घटा देंगे संपूर्ण पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध का, तो दक्षिणी गोलार्ध का लैंड और वाटर का रेशियो, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का रेशियो होगा, भूमि और जल का रेशियो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। 10 में से 6 चला गया, 4 हो गया, 4 हो जाएगा। और 20 में से 9 चला गया, 11, 4:11, 4 और 11 लैंड और वाटर का रेशियो 4:11, 4 अनुपात कितना है? 11। समझ में आया? एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आया? भूमि और पानी, तो संपूर्ण पृथ्वी आप जानते ही हैं कि विषुवत रेखा के द्वारा 2 बराबर भाग में, आधा ऊपर आधा नीचे, संपूर्ण पृथ्वी 2 होगा, हो जाएगा ना 2। संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण पृथ्वी में लैंड और वाटर का रेशियो, संपूर्ण पृथ्वी में लैंड और वाटर, संपूर्ण पृथ्वी में लैंड और वाटर का रेशियो 1:2, 1:2 संपूर्ण पृथ्वी। और उत्तरी गोलार्ध में कितना दे रखा है? कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब ही आधा भाग होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में रेशियो 3:4 दे रखा। सबसे पहले आप योग को बराबर करिए। योग बराबर करने के लिए नीचे के योग से ऊपर में, और ऊपर के योग से नीचे में गुना करेंगे। बहुत आसान है। नीचे का योग से ऊपर में, ऊपर का अनुपात के योग से नीचे में, पूरा पृथ्वी को अनुपात में 2 रखना है, और उत्तरी गोलार्ध में 1 रखना है। गुना कर दीजिए, 14 से गुना करने आए तो 14 एकम 14, 14 दूना कितना हो गया? 28 हो गया। और 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया का 9 हो गया, और 3 चौ 12। 3 में 4 से गुना किए 12, कितना हो गया जी? 12। अब घटा दीजिए, तो अब घटाने आए तो 14 में 9 घटा दिए तो 5 हो गया, 5 हो गया। और 28 में 12 घटा दिए 16। आई हैव रेशियो 16, 5:16। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर आ गया A4 अर्जुन, फिर आया A4 अर्जुन, A4 अर्जुन। x बराबर 4, y बराबर 3 है, तो x का मान क्या होगा यदि y बराबर 6 है? आराम से समझिए, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। x है जो y के वर्ग के विलोमानुपाती है, x जो है y के वर्ग के विलोमानुपाती है,
तो बाई के वर्ग के विलोमानुपाती होगी। एक्स बाई के वर्ग के विलोमानुपाती है, विलोमानुपाती है। जब विलोमा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम हटाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट शामिल करना पड़ता है। तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो गया के बटे बाई स्क्वायर। हम के कांस्टेंट शामिल कर दिए तो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हट गया। कह रहा जब एक्स का मान 4 है उस समय बाई का मान 3 था, 3 के स्क्वायर 9 चौक 36 हो गया, के बराबर आ गया 36, तो के का मान 36 निकल गया। के बराबर कितना निकला? 36 निकला। अब कह रहा है कि जब एक्स का बराबर एक्स बराबर के बटे बाई स्क्वायर है, एक्स बराबर के बटा कितना है जी? बाई स्क्वायर। एक्स का मान हम कितना देंगे? हम कहेंगे कि एक्स बराबर एक्स का मान निकालना है जब बाई का मान 6 है, तो एक्स का मान निकालना है जब बाई 6 है, बाई 6 है, तो के का मान तो 36 निकाल दिए और बाई का मान 6 है, तो 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 हो गया। और 36 में 36 से भाग करेंगे, इस समय एक्स का मान 1 होगा। इस समय एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1। इस समय एक्स का मान 1 हो जाएगा। किस समय? इस समय एक्स का मान 1 होगा। तरह का क्लास लीजिएगा आप, इसी को बढ़िया से पढ़िए, करिए। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन का तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। यदि इससे प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपया कम हो गई तो अभी प्रतिदिन का तनख्वाह कितना? अभी वर्तमान में कि इसका वर्तमान में प्रतिदिन का कितना तनख्वाह है? तो वर्तमान में तनख्वाह इसका हम निकालने जा रहे हैं। तनख्वाह वर्तमान में, संख्या मजदूरों की संख्या में कमी हुआ, संख्या में हुआ है कमी। पहले संख्या 9 था, पहले संख्या 9 था, अब हो गया 8, तो संख्या में कमी हुआ, संख्या में कमी हुआ है, कहिएगा यस। अब है जो प्रतिदिन तनख्वाह में वृद्धि हुआ, तनख्वाह में वृद्धि, तनख्वाह का मतलब पैसा, वेतन, तो तनख्वाह, तनख्वाह दरमाहा, इसको दरमाहा भी कहता है कि खूब दरमाहा मिल रहा है, तो दरमाहा कहिए, तनख्वाह कहिए। 14:15 से 14:15 से वृद्धि हुआ। अब हम टोटल मजदूरी निकालेंगे कि कुल तनख्वाह कितना, तो कुल तनख्वाह में जो हुआ यहां से मान निकालेंगे। एक व्यक्ति को पहले 14 रुपया दिया जा रहा था, तो 9 व्यक्ति को कितना हो जाएगा? 14 गुना 9 रुपया दिया जाएगा। आज एक व्यक्ति को 15 रुपया दिया जा रहा है, तो 8 व्यक्ति को 8 गुना 15 रुपया दिया जाएगा। काट छाट कर देंगे, काट छाट करेंगे हम। 3 से 9 कटिया 3 बार में, 3 से 15 कटिया 5 बार में, 2 से कटिया 7 बार में, 2 से कटिया 4 बार। पहले 21 रुपया तनख्वाह कुल मिल रहा था, तो आज 20 रुपया मिल रहा है। पहले कुल तनख्वाह 21 रुपया मिल रहा है, तो आज कुल तनख्वाह अनुपात में 20 मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था टोटल? तो कहिएगा 21, तो आज मिल रहा है टोटल कितना? 20। 20 अनुपात में डिफरेंस दोनों में कितना है? हम कहेंगे कि दोनों के जो अनुपात का डिफरेंस है, दोनों का, दोनों के अनुपात में डिफरेंस 1 है। दोनों के अनुपात में डिफरेंस कितना है? कहिएगा दोनों के अनुपात में डिफरेंस 1 है। एक बराबर टोटल कितना है? 6,000 रुपया। एक बराबर टोटल 6,000 रुपया की कमी है, तो एक बराबर 6,000 रुपया है। अभी वर्तमान में अनुपात में 20 मिला, अभी वर्तमान में 20 मिला है, तो हम 20 से गुना कर दिए 6,000, 6,000 गुना 20, 6,000 गुना 20 तो ये हो गया कितना? 12,000। 6,000 गुना 20 कितना हो गया? 12,000। तो 6,000 गुना 20 12,000, 12,000 आया, 1,20,000 ना, 6 दूना 12, 12, 6 गुना 20 1,20,000, तो 1,20,000 रुपया आया। और 1,20,000 किस ऑप्शन में है? तो कहिएगा 1,20,000 ऑप्शन नंबर डी में है। अभी उसका कुल तनख्वाह 1,20,000, 1,20,000 सेम था। यहाँ फर्स्ट श्रेणी है और इस सेकंड श्रेणी, तो प्रथम और सेकंड श्रेणी के किराया का जो रेशियो दिया है, किराया का जो रेशियो है वो 1:40 है, 1:40 है, 1:4 है, 1:4 है। और यात्री के संख्या का जो रेशियो है, तो संख्या का रेशियो है 1:40, 1:40 है। अब हम मान निकालेंगे किसका? कहिएगा दोनों स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या। यदि किसी विशेष दिन यात्रियों की कुल 1,100 रुपया जमा होते हैं, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या प्राप्त धन क्या है? तब हम कुल अब राजस्व या कुल राशि अब हम लोग निकालेंगे कि कुल राशि कितना जमा हो रहा है। कुल राशि क्या? कुल राशि गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो ये 1 हो गया। यहाँ गुना कर दिए तो कितना हो गया? कहिएगा 160, 160। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए। प्रथम श्रेणी में ज्यादा पैसा होता है, प्रथम श्रेणी में ज्यादा पैसा दिया जाता है। प्रथम श्रेणी में 1 रुपया नहीं, प्रथम श्रेणी में 4 है, सेकंड में 1 है। गुना कर दीजिए, यहाँ 4 रुपया हो गया और यहाँ 40 हो गया। अब हो गया सही ना? प्रथम श्रेणी में 4 रुपया था, उल्टा लिख दिए तो सीधा लिख दिए, अब सीधा लिखे, सही है।
हो गया ना, 4 और 1 गुना कर दिए तो 4 और 40 कुल है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, काट देंगे इसे। तो जब काटने आए तब 4 से कट गया एक बार में, और 4 से कट गया 10 बार। तब प्रथम श्रेणी से कितना रुपया 1, और द्वितीय श्रेणी से कितना रुपया 10 रुपया। तब प्रथम श्रेणी से 1, द्वितीय से 10, टोटल कितना हो गया कहिएगा, टोटल अनुपात हो गया 11। टोटल का टोटल अनुपात 11 हो गया, और 11 बराबर टोटल कितना हो गया, कहेंगे 11 बराबर 1100 रुपया। कुल जमा हुआ 11 बराबर 1100 रुपया, 11 बराबर 1100 रुपया जमा हुआ। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, कहिएगा 1 बराबर 100 रुपया। 11 बराबर 1100 रुपया कुल राशि वसूला गया, कुल वसूला गया 11 बराबर 1100। तो अनुपात 1 बराबर कितना है, कहिएगा 1 बराबर 100। 1 बराबर 100 हमें मान क्या निकालना है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त धन। तो प्रथम श्रेणी से अनुपात में 1 प्राप्त हुआ है, और एक ही का हमें मान निकालना है। तो 1 बराबर 100 रुपया हो गया। 100 जिनको जिनको आया है मुस्कुरा सकता, 100 वाले लोग मुस्कुरा सकते। प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हो गया, कहेगा कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन दी इंड हुआ ना, द इंड से बोला जाता है, द इंड। तो द इंड नहीं कहेंगे, इसको दी इंड कह देंगे। क्यों, क्योंकि ये वॉवेल है, वॉवेल से पहले दी पढ़ा जाता है, और कॉन्सोनेंट से पहले द। देख रहा है।